3 और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। 3.3 यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीसरे मुख्यमंत्री रहते हुए तीसरा बजट पेश करना और इस दौरान राजस्थान पर विशेष फोकस रखा गया है। शुरुआत एक शेर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और कहा कि पलट देते हैं मौजे हवादिस अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। यहां वित्तीय संकट, कोरोना काल और सरकार गिराने की साजिश के बाद यह पहला बजट जो गहलोत सरकार ने पेश किया है और ऐसा लगा कि इस बजट के जरिए हर सवाल का जवाब देने की वो कोशिश कर रहे हैं। और कहा गया कि सपने वो नहीं जो आप नींद में देखिए, सपने वो है जो आपकी नींद ही उड़ा कर रख दे। तो क्या वाकई में जो सपने प्रदेश ने देखे वो पूरे हो रहे हैं? आज हम आपको बताएं। तो देखिए, बजट 3.3 को पेश कर दिया गया। इस दौरान जमकर तालियां सदन के अंदर गड़गड़ाती नजर आई। तो उस दौरान शेरो शायरी के जरिए भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए, लेकिन बड़े बड़े बुलेट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि जादूगर का टर्म 3 और उसका तीसरा बजट इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि एक तरीके से अर्थव्यवस्था की दृष्टि पे राजस्थान वेंटिलेटर पर था। तो क्या वैक्सीन का काम किया जाएगा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड बनाया। देश का सबसे लंबा बजट भाषण उन्होंने दिया है। गहलोत ने 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण आज पढ़ा और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दरअसल 2020 में सीतारमण ने दिया था 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण। वहीं बीजेपी ने बजट भाषण पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि कॉस्मेटिक बजट है, यानी दिखावी बजट है, ऊपर से बेहतर दिखाई दे रहा है। बजट पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है, ये नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा। कृषि बजट अलग लाना कपोल और कल्पित बात है, राजेंद्र राठौड़ ने कहा। मुख्यमंत्री गहलोत का रिकॉर्ड बजट भाषण और उस पर बीजेपी की तरफ से लगातार हमले किए गए। एक एक करके सबने हमले कर दिए। उपनेता प्रतिपक्ष ने हमला कर दिया, नेता प्रतिपक्ष ने हमला कर दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी हमला कर दिया। अलग अलग अंदाज में हमला किया गया। और वैसे ये परंपरा ही समझ लीजिए, सदन की परंपरा समझ लीजिए कि जिस तरीके से बजट कोई भी सरकार पेश करती है, विपक्षी उसको एक पुलिंदा ही करार देते हैं। निर्मला सीतारमण ने जब केंद्र का बजट पेश किया तो कांग्रेस ने उसे पुलिंदा करार दिया, कॉस्मेटिक बजट करार दिया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया है तो उसको भी कॉस्मेटिक बजट कहा जा रहा है। कुछ बड़ी घोषणाएं जरूर की गई है, जैसे कि 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी, यह घोषणा की गई है। यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर 50,000 लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा सभी परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़े बड़े पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो आज घोषणा की गई है। बात अगर की जाए तो जो चारों दिवंगत विधायक हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 4 जगहों पर बाई इलेक्शन होने हैं, लेकिन उससे पहले बजट और बजट में सभी को याद किया गया। तो बड़ी बड़ी घोषणाएं काफी की गई और इसलिए शायद बीजेपी को विश्वास नहीं हो रहा कि किस तरीके से इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन वाकई में काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफी ज्यादा इस बजट के अंदर आम आदमी को देने की कोशिश की और इसके साथ साथ हर एक जिले को भी जोड़ा है। 2 मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनको जरा जोड़ते हैं मेरे साथ। विमल कोठारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और काशीराम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विमल, पहला सवाल आपसे है, वित्तीय संकट के बीच में इस बजट को पेश करना और बजट को पेश करते हुए हर एक तबके को टच करना, क्या इसको जादूगरी कहें? बिल्कुल इसे जादूगरी कहा जा सकता है, लेकिन यदि बजट के आकार की बात करें तो पिछले साल की तुलना में बजट का आकार बढ़ाया गया है। इस साल 1,32,231.35 करोड़ का बजट प्रावधान रखे गए हैं, जो पिछले साल 1,10,200.82 करोड़ थे।
अर्थात ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है वह इच्छा शक्ति लोगों के कल्याण करने की है। यह इस बात को संकेत देता है कि इस बार बजट के अंदर, बजट के आकार के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि राजस्व घाटा भी बढ़ेगा, चूँकि सरकारी खजाने के ऊपर राजस्व प्राप्ति पर एक दबाव का माहौल बना हुआ है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो उसमें राजस्थान ने बहुत अच्छा नहीं किया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी अपने बजट भाषण में इस बात की पुष्टि की है कि उनकी जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन था उस कलेक्शन में 32% के आसपास की गिरावट रही है। केंद्र सरकार से जो राज्य सरकार को हिस्सेदारी के रूप में जो राजस्व मिलता है उसमें भी कमी आई है। अगले साल के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस में अभी से ही राज्य सरकार एक कटौती मान के चल रही है। कुल मिला के ये तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट प्रावधानों के माध्यम से हर तबके को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। खास बात यह भी है कि इस बजट में किसी तरह का नया कर नहीं लगाया है, जबकि 910 करोड़ रुपए के आसपास की राहत जरूर दी है। जी बिल्कुल। इस दौरान विमल आपसे मोटा मोटा मैं समझना चाहूंगा और समझना ये चाहूंगा, दरअसल अक्सर ये कहा जाता है बजट के बारे में कि घाटे का बजट है, आमदनी अठन्नी होती है, खर्चा रुपया होता है। क्या इस बजट के साथ भी यही है? ये आप बता पाएंगे कि कितना आमदनी इसमें दर्शाया गया है और कितना खर्चा दर्शाया गया है? देखिए, जहाँ तक आमदनी और खर्चे का सवाल करें उसमें इसमें कोई संदेह नहीं कि जो सरकार की जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं उनकी तुलना में खर्च ज़्यादा होगा। इसका कारण ये है कि ये स्टेट का जो बजट होता है, इस स्टेट बजट के अंदर कमाकर अपने पास रखने के लिए प्रोविजंस नहीं होते, उल्टा खर्च करने के लिए ज़्यादा प्रोविज़न होते हैं। और यह प्रोविज़न इस बजट में भी नज़र आए। पिछले साल की तुलना में इस बार जो राजस्व घाटा है वह घाटा बढ़ा है, और अगले साल की तुलना में मौजूदा जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने प्रोविजंस किए हैं। इस आधार पे यह तो कहा जा सकता है कि सरकार की जो मंशा है वह मंशा खर्च अधिक करने की है। हालांकि ये दर्द भरी बात यह है कि राजस्थान सरकार के पास में जो कर्ज के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कर्ज के ऊपर जो ब्याज देना पड़ रहा है उस राशि में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि आंकड़ा अगर आप दे पाए, क्योंकि देखिए आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब बजट आता है तो सारी बातें आंकड़ों के अंदर ही होती है। यहाँ जरा ये बताइए कि अगर मान ले एक बार की 2,40,000 करोड़ के आसपास का ये बजट आया होगा, इसमें से कितना पैसा ऐसा है जो कि पेंशन के तौर पर चला जाता है, सरकारी महकमे में उनकी सैलरी के तौर पर चला जाता है, जो बाहर से कर्जा ले रखा है उसके ब्याज के तौर पर चला जाता है, या विधानसभा के अंदर जो विधायकों पर खर्च होता है उस पर चला जाता है? देखिए, जो खर्चे का जो भी पूरा विवरण है वो पूरा विवरण राजस्थान सरकार के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उसके ऊपर दिया हुआ है। हालांकि ये विवरण अभी इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन हम दर्शकों को आने वाले समय में इसके बारे में पूरा डिटेल से विमल वापस मैं आपके पास लौटूंगा। तस्वीरें और दिखा देते हैं, तस्वीरें जरा देखिए। और साथ में मेरे दो अन्य सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हैं, काशीराम मेरे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर ऋतुराज भी मेरे साथ जुड़े हैं। काशी, ऐसा लग रहा है कि मानिए जो प्रताप सिंह खाचरियावास कहते आ रहे थे कि हर गांव को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, हर गांव तक बस पहुंचा दी जाएगी, इस बजट में वो रिफ्लेक्ट हुआ है। जी विजय, बिल्कुल। देखिए, परिवहन सेवाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ग्रामीण बस सेवा को लेकर राज्य सरकार ने फिर से पुनर्जीवित करने की बात कही है, और ई व्हीकल पॉलिसी को भी लाया गया है जिसमें कि सब्सिडी भी देगी राज्य सरकार। लेकिन प्रमुख रूप से जो घोषणा हुई है वो किसानों को लेकर है, और बजट में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। और इवन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी कह दिया कि अगले साल से कृषि का एक नया बजट हम लेकर आएंगे। और कृषि बजट के अलावा जो बड़ी बात कही है उन्होंने कि 8,000 करोड़ के किसानों के जो कर्ज हैं वो हमने माफ़ किए। इसके अलावा 6,000 करोड़ का जो कर्ज जो पिछली सरकार छोड़ के गई उसका भी भुगतान किया है। यानी कि 14,000 करोड़ के कर्ज, 21 लाख किसानों के जो कर्ज हैं वो राज्य सरकार ने माफ़ किए हैं। तो किसानों को लेकर एक ये बड़ी घोषणा है। इसके अलावा अब उन्होंने जो लक्ष्य रखा है कि अगले साल में, यानी जो मौजूदा वित्तीय वर्ष आएगा उसमें 3 लाख नए किसानों को सहकारी फसली ऋण दिया जाएगा, जो कि ब्याज मुक्त होता है, जिसके लिए किसानों को कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। और उसमें करीब 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और किसानों को बिजली को लेकर भी बड़ी बात की गई है। एक कृषि का जो नई बिजली कंपनी बनाई जाएगी, और इसमें जो सब्सिडी है किसानों को जो दी जाती रही है अभी तक, उसमें भी 16,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस वित्त वर्ष के लिए। और जो पिछला वर्ष था उसमें भी 12,700 करोड़ समझना चाहेंगे, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। 2 बिंदु मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो आपने कहा कि 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या इसमें वो डिफॉल्टर किसान भी मौजूद रहेंगे जो अपना अभी तक का कर्जा वापस नहीं कर पाए? क्योंकि कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि डिफॉल्टर को भी एक बार फिर से
कर्जा दिया जाए। और दूसरा, आपने जिक्र किया कि नई कृषि विद्युत कंपनी बनेगी, क्या वो सिर्फ किसानों के लिए होगी? जी बिल्कुल, देखिए दोनों बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो फसली ऋण की जो बात हो रही है, जो कि केंद्रीय सहकारीकृत जो बैंक है हमारे, उनके माध्यम से दिया जाएगा और 16,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। तो डिफॉल्टर जो किसान है उनको ये कर्ज नहीं मिलेगा। इसमें राज्य सरकार की पहली यही रहती है कि जिन्होंने पहले से ऋण चुकाया हुआ होता है उनको ही नया कर्ज दिया जाता है और उसका इसमें प्रावधान रहता है। और जो दूसरी बात हम बात कर रहे थे कृषि कंपनी की, जो कि किसानों के लिए खासतौर पर कार्य करेगी, और उसमें 12,700 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी दी गई थी और अगले साल 16,000 करोड़ की होगी। शहरी विकास से जुड़ी घोषणाओं के लिए हमारे साथ अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनसे भी पूछेंगे सर शहरी विकास के लिए क्या क्या घोषणा की गई। देखिए, शहरी विकास के लिए अगर हम बात करें तो एक जो बड़ी घोषणा है वो प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर है। इसकी अभियान की तैयारियां नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग कर रहे हैं, लेकिन इसकी डेट का अनाउंसमेंट आज सीएम ने अपने बजट भाषण में किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पिछली बार 5 लाख पट्टे बांटे गए थे, इस बार सरकार का लक्ष्य है करीब 10 लाख पट्टे बांटे जाए। इसके अलावा अगर हम बड़ी घोषणा की बात करें काशी, तो जो कई ऐसे निकाय हैं, कई ऐसे नगर निगम नगर पालिका है जिनके आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है, तो इस वजह से जो लोग हैं उनको टूटी हुई सड़कों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सड़कों की मरम्मत के लिए बड़ी घोषणा ये की गई है कि जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है वो ये काम अपने हाथ में लेगा और उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। अगर हम नगर निगम की बात करें तो 30 किलोमीटर की लंबाई में, और जो नगर परिषद की बात करें तो 20 किलोमीटर की लंबाई में, और नगर पालिका में 10 किलोमीटर की लंबाई में जो मुख्य सड़कें हैं उनको रिपेयर किया जाएगा। उसके अलावा कई शहर ऐसे हैं जिनमें सीवर लाइन की सुविधा नहीं है। ऐसे शहरों में जो 24 जिलों के ऐसे 50 शहर चिन्हित किए गए हैं जहां फिकल स्लेज डेवलपमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि वहां पर इस तरह की गंदगी नहीं फैले। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के लिहाज से फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि उत्तरी रिंग रोड को लेकर घोषणा की जा सकती है। आज मुख्यमंत्री ने इस बारे में घोषणा की कि उत्तरी रिंग रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो है बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर में तो 700 करोड़ रुपए में 7 चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जाएगा और साथ में उनका सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। इन चौराहों में जवाहर सर्किल, लक्ष्मी मंदिर तिराहा, B2 बाईपास, रामबाग सर्किल, इस तरह के चौराहे शामिल है जिनको ट्रैफिक सिग्नल किया जाएगा और उसके अलावा इनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इनका जो सौंदर्यीकरण किया जाएगा उसमें जो जयपुर की स्थापत्य कला है उसको ध्यान में रखते हुए इनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके अलावा जो आवास की हम बात करें तो आवास के लिहाज से भी आवासन मंडल के लिए कहा गया है कि आवासन मंडल विभिन्न स्थानों पर 3,000 आवास बनाएगा। और इसके अलावा एक बड़ी राहत ये भी दी गई है कि 50 लाख रुपए का अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपको 2% की स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। और जो EWS और LIG मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत जो मकान लेते हैं उनकी जो मौजूदा स्टाम्प ड्यूटी की रेट है उसको भी आधा किया गया है। और जोधपुर में भी कई काम ऐसे हैं, जोधपुर, अलवर, बीकानेर, जिनमें अलग अलग जो है विकास कार्यों की घोषणा की गई है। और अगर हम बात करें आगे, जी बिल्कुल काशी, आप जुड़े रहिए, अभिषेक आप भी जुड़े रहिए, कुछ सवाल आपके लिए, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़े हैं, उनको जोड़ लेते हैं। ऋतुराज, सवाल यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी बहुत सी उम्मीदें होंगी इस बजट से, कितनी पूरी हो पाई? देखिए, सरकारी कर्मचारी की जो आंतरिक तौर पर मांग थी, कोई सक्रिय आंदोलन भले ही नहीं चलाया हो, लेकिन ये मांग की गई थी कि जो डेफर्ड किया हुआ वेतन है कोरोना के समय का 15 दिन का, वो वेतन उन्होंने करने की घोषणा की है यहाँ पे। इसी के साथ ही जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक कमेटी बनाकर और उनका निस्तारण करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो ये बहुत पहले से ये बात कही गई थी, जा रही थी कि संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के जो इनका घोषणा पत्र है उसके अनुसार क्या काम किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा है, ख़ास तौर पर ऐसे समय पर जबकि कोरोना में माली हालत से सरकार जूझ रही है। दूसरी बात जो बता देना चाहूँगा वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो खर्चा है, जैसा कि आप पहले भी सवाल कर चुके हैं कि वो खर्चा है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का। तो करीब इस तरह का जो खर्चा राजस्व व्यय का खर्चा माना जाता है ज़्यादातर, तो 71.67 पैसे 1 रुपये में से वो खर्चा राजस्व व्यय का। लेकिन इसमें जो कर्मचारियों के अगर वेतन और उसकी बात करें तो ये 50 पैसे से भी ज़्यादा होगा। तो हम समझ सकते हैं कि 50% से ज़्यादा सरकार का इसी काम में जाता है। तो इस वजह से ऋतुराज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, मोटे मोटे शब्दों में बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि 2,25,000 करोड़ अगर इस बजट को मान लिया जाए जो कि पुराना बजट है, जाहिर है उससे बढ़ाकर इस बजट को पेश किया गया,
तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें से 1 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ पेंशन और वेतन भत्तों में चला जाएगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, और 50% से जो ज़्यादा ये खर्चा जा रहा है, इसके बावजूद भी कर्मचारियों के दृष्टिकोण से बात कहना और कर्मचारियों के दृष्टिकोण से घोषणाएं करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। अच्छा ध्रुवराज, अगर आपके पास आंकड़ा है तो क्या ये भी आंकड़ा अवेलेबल हो पाएगा कि सरकार ने कितना कर्जा उठा रखा है अभी तक और उसका कितना ब्याज सरकार देती है सालाना? क्योंकि हमने देखा कि केंद्र ने जो बजट पेश किया था 23 लाख करोड़ के आसपास का, उसमें से 7.5 लाख करोड़ के आसपास सिर्फ ब्याज दे दिया जाता है। देखिए, ब्याज एक मोटा हिस्सा ब्याज के लिए यहाँ पर जाता है। हम ये बात करेंगे अगर जो 15.99 पैसे केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में और 14.54 पैसे केंद्रीय सहायता के रूप में मिलते हैं, 15.02 पैसे स्टेट गुड और सर्विस टैक्स में मिलते हैं और 5.28 पैसे उत्पाद शुल्क के रूप में। अगर ब्याज की अदायगी के पैसे की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 11.30% होता है। अगर 1 रुपये में ये इस पैसे की बात करें तो 11.31 पैसा ब्याज की अदायगी में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 7.21 पैसे यानी 7.21% आंतरिक और केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान आकस्मिकता निधि, इनमें ये खर्च हो रहा है पैसे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि लगभग 20 पैसे, 1 रुपए में से 20 पैसे अलग अलग मद में ब्याज के तौर पर राजस्थान सरकार चुका रही है, आप ये कह रहे हैं? इसके अलावा भी विजेंद्र बता देना चाहूँगा, जो 0.15 पैसे है वो अग्रिम चुकाने में खर्च हो रहे हैं। जो अग्रिम राशि उठा ली जाती है उसको चुकाने में 0.15 पैसे खर्च हो रहे हैं, 0.15% खर्च हो रहा है। तो ये एक पूंजीगत परिव्यय के रूप में अगर बात करें तो 9.06% ये राशि खर्च हो रही है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ठीक है ऋतुराज, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ गए, विकास का रुख करना है, लेकिन मैं आपसे एक मोटा मोटा समझना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बजट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि 50 पैसे 1 रुपए में से पेंशन और वेतन भत्तों में चले जाते हैं, 20 से 21 पैसे आपके अलग अलग पुनर्भरण और ब्याज में चले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आमदनी 30 पैसे के आसपास और जो बजट वो 1 रुपए के आसपास। बिल्कुल, लेकिन विजेंद्र, इसमें जोड़ना चाहूँगा कि राज्य बजट में जो स्थिति होती है वो हमेशा ऐसी ही होती है और जो राजस्व घाटा है वो लगातार बढ़ा हुआ मिलता है। तो अब राजस्व खर्च और की बात करें तो ये 2,08,080 करोड़ रुपए 2021-22 के लिए अनुमानित बताया गया है और 42,667 करोड़ पूंजीगत खर्च का प्रावधान इसमें किया गया है। खास बात यह है कि 2,50,000 करोड़ से ज़्यादा का यह बजट पेश किया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि करीब 42,000 करोड़ यह बजट बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। ठीक है ऋतुराज, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके। विकास, जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताया था कि मेडिकल सेक्टर के लिए इस बार का बजट नए आयाम स्थापित करेगा, फिर चाहे वो रोजगार को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर मेडिकल कॉलेज को लेकर हो, माने कि जितनी भी उम्मीदें थी वो सब इस बजट के जरिए पूरी की गई। बिल्कुल विजेंद्र, इस बार का जो बजट है उसको कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के बाद जब 1 साल से चिकित्सा विभाग जिस बीमारी से जूझ रहा है उसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती पर बड़ा ध्यान दिया गया। साथ ही एक बड़ी घोषणा जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से की गई, जो कि प्रत्येक नागरिक, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक से जुड़ी हुई है। कह सकते हैं जिस तरह से पहले भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसी तर्ज पर एक बड़ी घोषणा की गई है कि यूनिवर्सल हेल्थ योजना, जिसमें 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की कैशलेस बीमा सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। उसके अलावा हम बात करें और बातों की तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बड़े घोषणा जो है चिकित्सा विभाग की तरफ से बजट के अंदर जोड़ी गई है, जिसमें कि बात करें प्रत्येक जिले में जिस तरह से मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खुले हैं, उसी तरह से नर्सिंग कॉलेज जो है प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में प्रत्येक जिले के अंदर खोले जाएंगे, जिसके लिए कुल 25 नए नर्सिंग कॉलेज जो हैं उनकी घोषणा जो है वो बजट में की गई है। इसके अलावा आम जनता की सेवाओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। बात करें निःशुल्क दवाई योजना का तो उसको भी बढ़ाने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। निःशुल्क जांच योजना जो है उसको बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हम बात करें जांच योजना की तो पीएससी लेवल पर अभी तक 15 जांचें हो रही थी,
उसका दायरा बढ़ा करके 61 किया गया है। CSC पर जो जांचें 37 हो रही थी उसका दायरा बढ़ा करके 95 किया गया है। उसके अलावा उप जिला केंद्र अस्पताल पर जो 56 जांचें हो रही थी उसको बढ़ा करके 2 गुना 109 के आसपास किया गया है। इसके अलावा जिला अस्पतालों की जांचें जो हैं उनको 56 से बढ़ाकर 3 गुना 133 के आसपास किया गया है। इसके अलावा और बात करें और घोषणाओं की बात करें चिकित्सा विभाग की तरफ से तो सुपर स्पेशलिटी की सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। बात करें और जो जिला अस्पतालों को मजबूती देने की बात करें तो उसमें पूरे प्रयास किए गए। लेकिन कुल मिला के बात करें तो इस बार का बजट जो है कोरोना महामारी को देखते हुए चिकित्सा महकमे को स्ट्रेंथन देने के लिए उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया। इस दौरान एक और घोषणा की गई कि अगले इस वित्त वर्ष के अंदर 50,000 रोजगार सरकार देगी। इनमें से चिकित्सा विभाग के हिस्से में कितने आ सकते हैं और क्या जिस तरीके की भर्तियां इस वक्त अटकी हुई है, चाहे वो ANM GNM हो, प्रयोगशाला भर्ती हो, लैब टेक्नीशियन भर्ती हो, क्या वो इसमें ऐड है या इसके अलग है? देखिए भर्तियों की बात करें तो संविदा कर्मियों के लिहाज से क्योंकि चिकित्सा महकमा जो है उसमें सर्वाधिक अगर तबका देखा जाए तो संविदा कर्मियों का है, तो उनके लिए अलग से कैडर बनाने की बात की गई है। उसके अलावा जो नई भर्तियों की बात की है उसमें कम से कम बात करें तो 15 से 20 हज़ार भर्तियाँ जो अकेले चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि कई लंबित भर्तियां हैं जो कि अभी होने वाली है। इसके साथ ही और जो भर्तियां हैं जिनके नए प्रस्ताव आएंगे उसमें भी सर्वाधिक भर्तियां जो है चिकित्सा विभाग से होगी। यानी कुल मिला की बात करें चिकित्सा महकमे में जैसे बात करें जो कम्युनिटी सेंटर खोलने की बात की उसमें भी करीब 7,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की बात की जो बजट में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अन्य जो भर्तियां हैं वो भी चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई रहेगी। जी अच्छा विकास, एक और मैं आपसे चाहूंगा और सवाल दरअसल ये कि राइट टू एजुकेशन राजस्थान से शुरू हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन को भी लॉन्च राजस्थान में किया गया। अब बात की जा रही है राइट टू हेल्थ, ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर जल्द बिल लाया जाएगा। आपको उम्मीद है कि इसी साल ये बिल ले आया जाएगा? इसमें किस तरीके के आम आदमी को फायदे मिलेंगे अगर ऐसा होता है तो? देखिए राइट टू हेल्थ का जो बिल है वो इसी साल आएगा। इसके साथ ही राइट टू हेल्थ की दिशा में सरकार ने जो घोषणा की है उसकी मंशा भी बता दी है। राइट टू हेल्थ की मंशा ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिले, हेल्थ से जुड़ा अधिकार मिले। उसको लेकर के 2 बड़ी घोषणाएं बजट के अंदर की गई है। उन 2 बजट की 2 बड़ी घोषणाओं को अगर हम देखते हैं तो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जो कि एक बहुत बड़ा तबका था जो कि चिकित्सा बीमा योजना से अलग था, क्योंकि जो केंद्रीय योजना है और राज्य की योजना है उन दोनों को मिला करके भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो है उसको जोड़ा गया था। लेकिन साथ में फिर भी काफ़ी बड़ा तबका था जो कि इस बीमा योजना से छूता। उसको देखते हुए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की बड़ी घोषणा की गई। इसके अलावा जो एक की सोच लेके गई थी निरोगी राजस्थान, जिसमें कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसको निरोगी रहेगा, उसी की तर्ज पर जो बात की गई थी उसमें डायरेक्टरेट में जो फूड डायरेक्टरेट है उसका अलग से फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट की अलग से घोषणा की गई है जो कि एक बड़ी घोषणा है मिलावटखोरी को रोकने के लिए। इसके अलावा और अन्य प्रयास किए गए। हम बात करें SMS के अंदर हर तरह की विंग जो है उसको डेवलप करने के लिए बात करें पीडियाट्रिक यूरोलॉजी जो विंग है उसकी शुरुआत करने की बड़ी घोषणा की गई जो कि जोधपुर में। और विकास आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बजट के हर पहलू पर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे 2 और भी सहयोगी जुड़े हैं, विमल मेरे साथ जुड़े हैं, काशीराम मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देखिए एक और बड़ी घोषणा की गई और बड़ी घोषणा दरअसल ये भी की गई कि राजस्थान के अंदर 1200 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। यानी कि गरीब बच्चा और गरीब परिवार अगर ये सोच रहा है कि प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, अंग्रेजी सीखने में दिक्कत होगी, तो ये 1200 स्कूल जब राजस्थान में खुलेंगे, सरकारी स्कूल खुलेंगे, तो गरीब बच्चों को एक अलग तरीके की एजुकेशन भी मिलेगी। इस पर भी बात करेंगे। मेरे सहयोगी विकास जुड़े हुए हैं, काशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विमल कोठारी मेरे साथ जुड़े हैं। विमल, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बहुत सी घोषणाएं की गई हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई है, इसके अलावा 50 राजकीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, स्कूल में ड्रेस और किताब मुफ्त देने की घोषणा की गई है। दावे बहुत से किए गए हैं। मैं बजट को लेकर विश्लेषण करना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि कोई भी बजट जब आता है अगले बजट के आने से पहले कितने % वो पूरा होता है? क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं जो पंचवर्षीय होती हैं, 4 साल के लिए होती हैं, 5 साल के लिए होती है, तो उनको 1 साल में नहीं बांधा जा सकता। ये घोषणाएं आपको ऐसे लगती है कि 1 साल में पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल आपने सही कहा। ये इस बात की कोई संभावना नहीं होती कि जो घोषणाएं बजट में होती है वो घोषणाएं पूरी भी हो जाती है। आप याद करें
2018-19 का जो बजट था उसमें भी कई घोषणाएं थी, 2019-20 के बजट में कई घोषणाएं थी और 2020-21 के बजट में भी कई घोषणाएं थी जो अधूरी रही, अथवा कई ऐसी घोषणाएं भी रही जिनके ऊपर बिल्कुल भी काम शुरू नहीं होगा। मैं जब बजट का भाषण आने से पहले उसका विश्लेषण कर रहा था तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें ये था, हम अशोक गहलोत साहब की बात करें जिन्होंने 2019-20 का बजट पेश किया था और 20-21 का बजट भी पेश किया था। 20-21 के बजट पर तो कोरोना की छाया थी, लेकिन 19 और 20 का जो बजट था उस पर ऐसी कोई छाया नहीं थी। हालांकि अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया था वो संशोधित बजट किया था। आपने जहाँ तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो घोषणाएं हुई है जिसके अंदर स्कूलों को क्रमोन्नत करना, नए कॉलेज खोलना, इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने शिक्षा के सेक्टर में की है। बजट की जो मैं बात कर रहा था, इन्होंने जो बजट के टोटल प्रावधान किए जिसमें 1,32,231.35 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया है, इसमें सबसे बड़ी खास बात ही यही है कि 52.19% मतलब आधे से ज़्यादा बजट केवल सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर खर्च होगा। जबकि यदि न्यूनतम खर्च की बात करें तो न्यूनतम खर्च 0.01% जो केवल 17.59 करोड़ रुपए है, ये वैज्ञानिक सेवाओं पर खर्च होगा। इस आधार पर यह तो कहा जा सकता है कि सरकार की जो मंशा है वो सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं हैं, जिसके अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य रूप से है। इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा बजट के प्रोविज़न किए गए हैं। जी, मैं एक जानकारी और भी दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, वह है टैक्स से संबंधित। ठीक है। जब भी बजट आता है हर आदमी को इस बात की आशंका होती है कि क्या उसके ऊपर कोई नया टैक्स लगाया जाएगा या फिर उसे जो अभी मौजूदा टैक्स चुकाना पड़ रहा है उसमें किसी तरह की राहत होगी। राज्य बजट जब आने को था उससे काफ़ी पहले से ही एक माहौल बन रहा था कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज़्यादा वसूले जाने वाले वैट में इस बार हो सकता है सरकार आम जन को राहत देने के लिए कुछ कमी कर दे। लेकिन राज्य बजट में इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, ना ही ऐसी कोई घोषणा। लेकिन विमल, इसके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि बजट से पहले ही, केंद्र के बजट से पहले ही 2% की राहत दे दी गई थी। स्टेट वैट में 2% की राहत दी गई थी, तो उसको बजट का हिस्सा मान लिया जा सकता है कि चलिए वो बजट में नहीं, बजट से पहले ही जनता को राहत दे दी गई थी। वापस मैं आपके पास आऊंगा, काशी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है विमल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं केवल इतना सा कहना चाह रहा था कि जो बजट के पहले 2% की वेट की छूट दी गई थी, उससे पहले सरकार वेट को 3 बार बढ़ा भी चुकी है। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने केवल छूट दी है, इससे ठीक है विमल, वो तो मैं अगर केंद्र के साथ 2014 को कंपेयर करूंगा तो जब एक्साइज ड्यूटी लगभग 9% के आसपास हुआ करती थी, सेंट्रल एक्साइज, वो 32-33 के आसपास इस वक्त पहुंच रही है और वहां से भी कोई ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं मिला है। काशी मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। काशी, आपको और क्या लग रहा है, जिस तरीके से नीतियां लेकर आई गई हैं, अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां लेकर आई गई हैं, अब मैं बात कर रहा हूं रोजगार की, एमएसएमई के जरिए नए जो उद्योग जमीन पर आएंगे उनको लेकर, आपको लगता है कि एक नया अवसर राजस्थान में, एक नई जमीन राजस्थान में तैयार किए मुख्यमंत्री ने कि सिंगल विंडो पर आइए, परमिशन ले जाइए, अपना भी रोजगार कीजिए और 4 लोगों को रोजगार भी दीजिए? जी विजय, बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार का फोकस इस बार रोजगार को लेकर रहा है और नई भर्तियों को लेकर भी रहा है। जो राज्य सरकार ने कृषि विभाग की हम बात करें या पशुपालन की बात करें तो नए 1000 किसान सेवा केंद्र खोलने की बात कही है और उनमें 1000 कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती की जाएगी। 836 पशुपालन विभाग में पशुधन सहायक हैं, उनकी भी भर्ती की जानी प्रस्तावित है और किसान वर्ग को खास तौर पर लुभाने की कोशिश की गई, चूंकि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ माहौल बना हुआ है पूरे देश में और किसानों के समर्थन में लोग जुट रहे हैं। कांग्रेस सरकार खुद भी किसानों के समर्थन में है, तो किसान वर्ग को लुभाने के लिए खास तौर पर कवायद की गई है और उसी कवायद के मद्देनजर ये भी कहा गया कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, यानी कि जो बड़े किसान जिन्होंने कर्जा ले रखा है राष्ट्रीयकृत बैंकों से, चाहे वो पीएनबी बैंक हो, एसबीआई हो या दूसरे बैंक हो, उन बैंकों का कर्ज भी माफ करने की कवायद की जाएगी। पहले जो कर्ज माफ किए गए थे वो केवल सहकारी बैंकों के कर्ज माफ हुए थे और अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज माफ करने के लिए राज्य सरकार कवायद करेगी। दूसरी जो बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि जो पत्र मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र को लिखा गया था और जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा जो किसानों का है उसको आप माफ कर दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि अब स्टेट गवर्नमेंट खुद अपने मत से उसको करने वाली है?
जी बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, केंद्र सरकार को ये राज्य सरकार ने पत्र लिखा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो कर्जा है जो बड़ी मात्रा में है उसको माफ़ करने के लिए केंद्र सरकार बैंकों के मार्फत से कुछ जो प्रस्ताव भेजा था उसको अप्रूव करे, लेकिन केंद्र सरकार ने उस पर सहमति नहीं जताई है। तो उसे देखते हुए अब राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और बैंकिंग अंडरटेकिंग्स जो हैं उनके साथ वार्ता करके एक योजना बनाई जाएगी कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत किस तरह से किसानों का कर्ज माफ़ किया जा सकता है। और अगर पूर्ण रूप से नहीं होगा तो शायद हो सकता है कि उसमें कुछ राहत के साथ किसानों का जो कर्ज है उसको कम किया जाए, वो कवायद होगी। दूसरी जो बात, बड़ी बात जो कही गई है इस बजट में कि किसानों के लिए हर तरह की सुविधा दी जाएगी, यानी कि चाहे उनको बीज उपलब्ध कराना हो, करीब 5 लाख किसानों को फ्री उन्नत किस्म का बीज दिया जाएगा। उनके लिए खाद उपलब्ध कराने की बात हो, 3 लाख किसानों को इसमें जोड़ा जाएगा। उनके लिए जो कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए जाएंगे 1000, यानी कि ऐसे हायरिंग सेंटर जहाँ से कि वो अपने कृषि उपकरण काम में ले सकते हैं, चाहे उनको ट्रैक्टर चाहिए या उनके जो जुताई बुआई के जो काम में आने वाले उपकरण हैं कृषि के, वो सभी उपकरण वो ले सकते हैं इनसे। और इसके अलावा जो मंडियां हैं जिनमें भी अभी तक जो टैक्स लगता था किसानों का मंडी शुल्क के नाम पर या कृषक कल्याण शुल्क के नाम पर, जो कि अभी तक 1.60% लगता था, उसको भी 1% किया गया है कई मामलों में, चाहे वो तिलहन हो, जौ हो, दलहन हो, इन सभी मामलों में जो फसलें हैं इन पर आप ये कह रहे हैं कि किसानों पर फोकस किया गया। काशी, एक महात्मा गांधी के कोट को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर शांति पूर्वक एक विकास चाहते हैं तो फिर चंद बड़े लोगों से नहीं, गांव के किसानों में ही भारत बसता है। वो शायद इशारा इस वक्त के किसान आंदोलन और उस पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर था। लेकिन विमल, आपका मैं रुख करना चाहूंगा और सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए आप कितनी ही घोषणाएं हो सकती हैं लेकिन बजट चाहिए उसके लिए, और बजट आता है अलग अलग टैक्स के जरिए, अलग अलग मॉडल्स के जरिए। आपको लगा कि इस बजट में कुछ ऐसी कोशिशें की गई हैं जिससे राजस्थान का रेवेन्यू बढ़े? क्योंकि रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो ही बजट एग्जीक्यूट होगा, रेवेन्यू अगर घट गया तो घोषणाएं रह जाती है। देखिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए राजस्थान में बजट के माध्यम से एमनेस्टी स्कीम की घोषणा की गई जी। 22,500 करोड़ रुपए के आसपास के ऐसे पुराने पेंडिंग मामले वैट से संबंधित वाणिज्यकर विभाग में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको लेकर विभाग का ये दावा है कि उसे ये राशि करदाताओं से वसूलनी थी, जबकि करदाताओं को ये कहना है कि वह राशि उनके ऊपर देय ही नहीं होती है। इसे लेकर के न केवल विभागों के बीच में करदाताओं का विवाद चल रहा है, बल्कि कुछ ऐसे भी बड़े मामले हैं जो मामले अदालतों में विचाराधीन हैं। ये एक एमनेस्टी स्कीम की जो इंतज़ार था वो पिछले 2 साल से था। 2 साल पहले भी 2019-20 के बजट में भी एमनेस्टी स्कीम लाने की घोषणा हुई थी, लेकिन वो स्कीम नहीं आ पाई। अब आज जो बजट पेश हुआ है, इस बजट के अंदर न केवल एमनेस्टी स्कीम लाने की घोषणा की गई है, बल्कि देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए जो कर की राशि है उस राशि में भी छूट देना प्रस्तावित किया है। 30 सितंबर 2021 इस एमनेस्टी स्कीम की लास्ट डेट फिलहाल रखी गई है, और लेकिन इसके साथ में एक क्लोज ये भी जोड़ा है कि जो करदाता इस एमनेस्टी स्कीम का सबसे पहले लाभ लेंगे उनको कुछ अधिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अर्थात सरकार की ये मंशा तो है कि वो जो राजस्व में कमी जी बिल्कुल। विमल हमारे साथ बने रहिए, काशी आप भी रहिए। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया है। इतिहास 2 मायनों में, एक शेर पढ़ने के मायने में, एक ज्यादा वक्त तक बजट पढ़ने के मायने में, और राजस्थान का अब तक का सबसे लंबा और बड़ा बजट भी उन्होंने पेश कर दिया। मुझे लगता है एक और इतिहास उन्होंने रच दिया। इस बजट में ऐसा दिखा कि किसी भी तबके ने यह शिकायत शायद नहीं की होगी कि वो छूट गए हैं। क्या बीकानेर में ऐसी कोई शिकायत किसी की, या सब खुश हैं? देखिए विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सबसे लंबा बजट भाषण दिया, ये इतिहास तो बना ही बना, लेकिन जिस शायराना अंदाज में और जिस तरह से चुटकियां उन्होंने विपक्ष पर ली, वो ये बताने के लिए काफ़ी था कि अशोक गहलोत आत्मविश्वास से लबरेज हैं। उनकी शायरी के कई मायने निकल रहे थे, और खास तौर पर किसानों पर फोकस ये बजट कहा जा सकता है। कृषि बजट की घोषणा की गई। हमारे साथ एक पैनल है यहाँ पर। हमारे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं जियाउर रहमान आरिफ मौजूद हैं। इसके अलावा अशोक प्रजापत हैं, भाजपा से आते हैं वो, करण गोरी हैं, बिजनेस एक्सपर्ट हैं, और ज्योति गोरी हैं। तो हम सबसे इनसे बात शुरू करेंगे और पूछेंगे, बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस सचिव आप हैं, कांग्रेस बहुत उत्साहित है। गोविंद डोटासरा का जो बयान आया है कि भाजपाइयों के पास आलोचना का कोई रास्ता नहीं बचा, पतली गली से निकलने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। देखिए, जिस प्रकार के आर्थिक स्थितियां रही, कोरोना काल रहा,
उसको देखते हुए मैं कहता हूँ शानदार और जानदार बजट है। आप देखिए कोई वर्ग नहीं छूटा है, कोई क्षेत्र नहीं छूटा है। आप हेल्थ की बात करें, किसान की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो सभी लोगों को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी का ध्यान रखा। बाजार कैसे ले रहा है? स्टाम्प ड्यूटी कम हुई है, कोई नया टैक्स नहीं है, बाजार कैसे ले रहा है इसको? जी सर, अगर एज ए स्टॉक ब्रोकर में बात करूं तो जैसे रियल एस्टेट को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलेगा, जो कि इन्होंने स्टाम्प ड्यूटी घटा करके रियल एस्टेट से, एक रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं, इसके अलावा सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, स्टील सेक्टर और रोजगार, इस तरह से काफ़ी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हम मान सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को काफ़ी ग्रोथ मिलेगी इससे। महिला होने के नाते अशोक गहलोत किस बजट को महिला वर्ग कैसे देख रहा है, बिजनेस वुमेन जो हैं वो कैसे देख रही हैं? सर देखिए, एज अ कॉमनर बजट तो काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने, बट अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो नो डाउट ये एक अच्छा बजट होगा। तो कुल मिलाकर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता, इस पर है भाजपा क्या कह रही है? देखिए गुलाब चंद कटारिया ने जो कहा है, आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या वाकई ऐसा नहीं है कि सियासत में भी अच्छी चीज़ों की, जैसे अशोक गहलोत कह रहे थे, तारीफ होनी चाहिए? सियासत में अच्छी चीज़ों की तारीफ होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन अच्छी हो तो सही। अशोक गहलोत साहब ने ये कहा साहब कि हमारा बजट पेपरलेस है। पेपरलेस नहीं, वो विजनलेस है, वो गरीब की भावनाओं से लेस है, वो किसी तरह का कोई लोक लुभावन केवल बजट है। पिछले बजट में गरीब की भावनाओं से लेस होना ही चाहिए, तो क्या दिक्कत है? लेस मतलब लेस देन भावना, जीरो भावनाओं वाला। गरीब की भावनाओं को कहीं उन्होंने आपका क्या? ये तो जुमलों वाली पार्टी है, इनकी बातों पर हम ना तो जनता विश्वास करती है। अच्छा, बीकानेर की 3-4 बड़ी घोषणा जल्दी से बताइए। बहुत सारी हैं, आप देखिए, चाहे आप ATS की जो यूनिट है वो बनेगी, आप चाहें तो जो सड़क है उसके लिए है, मिनी फूड पार्क की घोषणा हुई है, पब्लिक जो हेल्थ कॉलेज है उसकी बात करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ सड़क की बात है, तो बहुत सारी वाणिज्यिक न्यायालय है। और उसको अगर करें तो बीकानेर जिले को बहुत कुछ मिला है, कई जगह कॉलेज है, कई जगह पुलिस के जो ऑफिसेज वगैरह खुलते हैं वो है, तो बहुत कुछ मिला है। आप क्या मानते, 2 मंत्री थे बीकानेर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, कैसे देख रहा है बाजार? क्या घोषणाएं 25-26 चीजें आई हैं शायद? सर अगर मैं बाजार की बात करूं तो आज एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया था बाजार ने कि 11:40 से लेकर के 3:45 तक बाजार किसी टेक्निकल इशू की वजह से बाजार बंद रहा। तो वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी इसमें रोल नहीं रहता बाजार को प्लस या माइनस करने में जब भी बजट आता है, तो ऐसा मैं कहूँगा कि बाजार को इससे कोई ना तो प्लस मिलेगा ना कोई नेगेटिव पॉइंट है, इसके तौर पर कोई कुछ नहीं मिलेगा। देखिए विजेंद्र, ये अलग अलग वर्ग के लोग हैं जो बता रहे थे, वो देखिए कांग्रेस के लोग तारीफ करेंगे, लेकिन सच बात यही है कि इस बार जिस तरह का बजट वो लेकर आए हैं और जिस तरह की जुमले जो दरअसल भाजपा इस्तेमाल करती थी, मुझे लगता है इस बार स्पेश नहीं दिया गया है। और खास तौर पर आप समझिए, ये बात कही जा रही थी कोरोना के बाद आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, उसके बीच में इस तरह का बजट लाना, कोई नया कर नहीं लगाना, मुझे लगता है अशोक गहलोत की ये इच्छा शक्ति और कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट टीम अशोक गहलोत ने जो किया है, मुझे लगता है एक्सपीरियंस बोलता है। राघव एक्सपीरियंस बोलता है, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो या आपका हो। सवाल मेरा यह है कि नोखा बीकानेर पेयजल परियोजना, इसकी DPR की घोषणा की गई है, 750 करोड़ के आसपास का यह परियोजना का काम शुरू होगा। बीकानेर पंचायत समिति के 137 गांव हैं, कोलायत क्षेत्र के 9 गांव हैं। ये कितनी जरूरी थी ये घोषणा होना वहां के इलाकों के लिए? देखिए निश्चित तौर पर जो इसी बात पर मैं आ रहा था, जो आपका सवाल था, आप भी अनुभवी हैं इसलिए सवाल लेकर आए हैं, क्योंकि देखिए बीकानेर पश्चिमी राजस्थान की जो बात करते हैं तो आप सिंचाई पानी के बिना बात आगे नहीं बढ़ती। पानी यहाँ सबसे बुनियादी जरूरत है और अशोक गहलोत ने आज कहा कि मैंने 11 बार पानी पिया, लेकिन पानी पी कर प्यार किया है। तो दरअसल यहाँ के लोगों को पानी की जरूरत थी। नोखा की बात कर लो, खाजूवाला में भी एक योजना आई है, 468 करोड़ के आसपास वहां पर खर्च होंगे, उसके लिए योजना आई है। IGNP के लिए एक बड़ा बजट आया है जिसमें वितरिकाओं की जो है मरम्मत के साथ साथ जीर्णोद्धार होगा। खाजूवाला में कुछ वितरिका की बात हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए खास तौर पर सिंचाई, किसान, ये प्राथमिकता बीकानेर में मिला है। अजिया और रहनाबैन की आरएफ की प्रतिक्रिया लेता हूं। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं गोविंद मेघवाल, खाजूवाला में काफी कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्या कहेंगे? किसान आपके जद में रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे बीकानेर जिले के लिए कुछ ना कुछ मिला है। आप खाजूवाला ले लें, नोखा ले लें, डूंगरगढ़ ले लें, बीकानेर शहर को ले लें, तो ऐसा कोई क्षेत्र छोड़ा ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जहाँ कुछ ना कुछ सबको मिले। आप एक आपसे पूछ लेते हैं, कहा गया है कि गिफ्ट डीड जो होगी उसमें जो है वो नहीं लगेगा, खासतौर पर नातिन हो, पोता पोती हो, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर ये एक अच्छा डिसीजन है। अभी तक जो अधिकार क्षेत्र के हिसाब से सिर्फ पोते और पोतियों के लिए था, उसमें अब इन्होंने दोती दोनों को ही इंक्लूड किया है। ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। तो देखिए कुल मिलाकर वैजेंद्र यही है कि सब लोग जो है कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ दें तो सीधे तौर पर
ठीक ठाक बता रहे हैं। हालांकि एक चीज जरूर जोड़ रहे हैं कि ये घोषणा है, अब इसे कैसे अमली जामा पहनाएंगे ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है ये सवाल 3.3 के बाद तो हर विपक्ष पूछता है और सरकार इसके जवाब को अगले वित्त वर्ष में जो बजट होता है उसके साथ जोड़ देती है। डूंगरगढ़ का रुख मैं बात करना चाहूंगा, डूंगरगढ़ के बारे में। सीवरेज वहां पर शायद नहीं है, उसकी घोषणा की गई है इस बार। आपको लगता है कि इसके लिए बाकायदा 200 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें अलग अलग जिले हैं? ये लगता है कि इस बार एक साल में काम पूरा हो सकता है, ये आगे भी दिखाई देगा? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अलग अलग शहरों के लिए इतना बजट है तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। लेकिन डूंगरगढ़ की यदि हम बात करें, एक वहां पर कन्या महाविद्यालय की घोषणा की गई है, यानी विमेन कॉलेज वहां पर खुलेगा, जिसको लेकर गर्ल्स कॉलेज को लेकर लगातार एक तरह से मांग की जा रही थी, तो वो एक चीज हुई है। कुछ एक छोटी छोटी चीजें वहां पर और भी हुई है, एक न्यायालय का क्रमोन्नत किया गया है, तो वो ठीक बात है वहां पर। तो मुझे लगता है कि जो आप सवाल कर रहे हैं, डूंगरगढ़, नोखा, कोलायत बैलेंस करने की कोशिश हुई है। लूणकरणसर में उतना कुछ नहीं मिला है। अगर हम देखें अलग अलग विधानसभा वार इस बात को, थोड़ा सा वहां पर ऐसा भी हो सकता है वहां पर इस तरह की जरूरतें कम थी। दरअसल पिछड़े कहीं ना कहीं ये चीजें जरूरत यहां पर ज्यादा थी। और खाजूवाला में काफी कुछ हुआ है। दलित एमएलए हैं, अशोक गहलोत गुट से माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो मुझे लगता है ठीक ठाक रहा है। भाजपा के साथ ही कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया देते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, योजनाएं जो थी पहले पिछले 2 सत्रों में जो उन्होंने घोषणा की उनमें से अब तक पूरी नहीं हुई, नहीं उन्होंने फिर घोषणाएं कर दी। केवल और केवल थोड़ी घोषणा है। युवाओं के लिए उन्होंने बेरोजगार के लिए भत्ते की बात कही, बेरोजगारी भत्ता पहले जो उन्होंने घोषणा की थी उसको अब तक शुरू नहीं किया, अब फिर घोषणा कर दी। कोर्ट कैंप की बात की, देखिए कई आप जवाब दीजिए कांग्रेस के। मैं बताता हूं कि हम तो इनकी तरह खाली घोषणा करते नहीं है। 5 साल पहले हमारे यहाँ लूणकरणसर में ऑयल रिजर्व की बात कही गई थी, इतना मतलब उसको कहा गया था लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, आज तक वो कागज से ही बाहर नहीं निकला। कहाँ है वो ऑयल रिजर्व? किसानों के बिजली बिल की माफ थी, किसानों को 1 रुपया। और बताता हूँ, देखिए जब कोई घोषणा होती है तो उसमें समय भी लगता है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मान लो आज हम उसको शुरू करते हैं वो 2 साल में पूरी होती है, 2.5 साल में पूरी होती है। हमारी सरकार 5 साल की है। जब आप 5वें साल में मुझसे बात करेंगे तो ये जितने भी बजट आए हैं वो सब वादे और ये सारी घोषणाएं पूरी मिलेंगी। बड़ा दिल रखना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ आज तक। कुछ करे किसानों की बात करते 2 लाख। अब ये सियासत होगी, लेकिन मोटी मोटी जो बात ठीक है राघव, जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कलाकार एक दूसरे के खिलाफ तंज कस रहे हैं। तो बात कलाकारों की ही कर लेते हैं। राजस्थान के कलाकारों के लिए एक राहत की खबर रही, चाहे वो ढोला मारू के जरिए पर्यटन स्थल को विकसित करने की बात हो, या फिर राजस्थानी फिल्मों को अनुदान देने की बात हो, या फिर एक तरीके से फिल्म इंडस्ट्री राजस्थान की खुद की बनाने की बात हो। बीजेपी से खासकर ये पूछिए कि वो सहयोग करेंगे इसमें। ये तो राजस्थान की बात है, इसमें तो सियासत भी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये सवाल मैं बिल्कुल ये सवाल उनसे ले लेता हूं। और एक अच्छी बात हुई है, स्पेशल उन्होंने बात कही है कि एक नीति बनेगी, प्रोत्साहन नीति, राजस्थान फिल्म और पर्यटन को प्रोत्साहन की नीति की बात उन्होंने कही। और एक बड़ी घोषणा उन्होंने कही है कि करीब 25 लाख के आसपास शायद राजस्थानी फिल्म को कोई सपोर्ट की बात उन्होंने कही है। ये भी कहा है कि जो सर्किट्स हैं उसमें भी इस तरह की चीजें होंगी। तो ये सवाल ले लेते हैं। और राजस्थान की बहुत बात करते रहते हैं भाजपा वाले, खासतौर पर अर्जुन मेघवाल बोलते ही रहे थे कि हम अब दिला के लाएंगे राजस्थानी भाषा को मान्यता। लेकिन यहाँ मुझे लगता है अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक फिर खेल दिया है। और जो 25 लाख की बात फिल्म इंडस्ट्री को थी, और ये भी कहा है कि राजस्थान में फिल्म सिटी को लेकर कुछ कोशिश राजस्थानी फिल्म सिटी को करने की होगी। तो क्या भैया इसका कोई जवाब है या ये भी जुमलों में ही चलेगा सब? आप ये बताइए, आप इस बात से सहमत हैं, स्वागत करते हैं कि राजस्थानी फिल्म को सपोर्ट करेगी कांग्रेस सरकार का बजट? राजस्थानी कलाकारों को उन्होंने काम करना, सवाल बताओ, जवाब दीजिए। आप इस बात का स्वागत करते हैं राजस्थानी भाषा या नहीं करते? कोई बात नहीं, राजस्थान के कलाकारों को उन्होंने काम करने लायक छोड़ा ही नहीं। राजस्थानी तो छोड़ करके यहाँ बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। राजस्थान के लिए कोई काम का विकल्प नहीं छोड़ा उन्होंने। आप स्वागत करते हैं राजस्थानी भाषा के? कुछ करे राजस्थानी को अगर मान्यता के लिए प्रयास करे अशोक गहलोत, उनके सारे जितने भी एमएलए वो सारे आए और लिखे राजस्थानी को मान्यता। केंद्र में आपकी तो कर ही रहे हैं, केंद्र को करना है। देखिए राजस्थान का बहुत पूरे विश्व में एक पर्यटन का महत्व है और हमेशा से गहलोत साहब का ये रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा मिले। आज जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थानी फिल्मों को जीएसटी फ्री किया है तो अच्छा कदम। आप कैसे देखते हैं राजस्थानी फिल्मों को सपोर्ट की जो बात कही है, राजस्थानी होने के नाते क्या कहें? सर अच्छी बात ही कही है ये, बट सर अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहना और करना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं सर।
कहने के लिए आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है, करते क्या है सर वो तो फ्यूचर के साथ ही पता चलेगा। कुछ करेंगे कि एक सवाल आ गया? निश्चिंत रहे, मैंने आपको कहा बिल्कुल होंगी, हम थोथी घोषणाएं नहीं करते। बिल्कुल है राघव, आप हमारे साथ बने रहे। मुझे लगता है कि जो भी वहां बैठे हैं उनके लिए भी एक मुख्यमंत्री ने शेर पढ़ा था, खासकर बीजेपी वालों के लिए, कि असंभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव से भी आगे बढ़ दिया जाए। वापस